तो चलिए भाइयों, आज की वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना था, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये होता क्या है। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। लगभग ये पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री 40-50 नंबर का पेपर कवर कर लेते हैं बड़े आराम से। तो देख लेते हैं होता क्या है। 2y + x = 3। तो देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है पहले ये जान लीजिए। जब इक्वल टू उसमें लगा रहता है, इक्वल टू करके चाहे 0 लिखा रहे लेकिन इक्वल टू होना चाहिए एक लाइन में, मतलब कि देखिए ऐसे हो। ये नहीं कि यहाँ 2y + x - 3 लिखा होता तो वो इक्वेशन ना होती, जब तक उसके आगे इक्वल टू करके कुछ भी ना लिखा होता। हाँ, मान लीजिए x - 3 = 0 लिखा है तो वो इक्वेशन है, लेकिन अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो वो इक्वेशन नहीं है। इसलिए इक्वेशन है तो इक्वल टू लगा होगा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है पहले ये जान लीजिए। देखिए ये y की पावर 1 है, x की पावर 1 है और यहाँ x y है नहीं। y की पावर 1, x की पावर 1। जब पावर वेरिएबल्स की 1 1 होती है, ये x और y वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर जब 1 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। रेखीय समीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण, लिखा भी हुआ है हर चीज़। और सुनिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जहाँ x या y दोनों में से कोई एक मिले और एक बार उसकी पावर 2 हो वेरिएबल की, एक बार पावर 1 हो और एक बार उसके साथ बिना x और y के बैठा हो, मतलब कांस्टेंट टर्म जिसको कहते हैं, कांस्टेंट टर्म बैठा हो और बराबर 0 लिखा हो। बराबर 0 तो होगा तभी वो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो ये होती द्विघात समीकरण, ठीक है। ये होता है द्विघात समीकरण का फॉर्म, ax² + bx + c। आगे चल के अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो पहले इससे कंपेयर करना पड़ेगा हम लोगों को, मतलब जो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा हम लोगों को इसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो द्विघात समीकरणों को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। तो फैक्टराइजेशन आपने 9th और 8th में भी पढ़ा होगा क्या होता है, लेकिन अभी मैं एक बार बता दूंगा, क्योंकि द्विघात समीकरण पूरा एक तरह से फैक्टराइजेशन ही होता है। तो आप फैक्टराइज सीख लें या द्विघात समीकरण निकालना सीख लें, बात एक ही पड़ जाती है। तो देख लेते हैं। देखिए ये द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है। एक बात इसमें जान लीजिए, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, गुणांक। जैसे x² का गुणांक, देखिए पॉलिनोमियल या ऐसे तो माइनस+ हर जगह ज़रूरी होता है, लेकिन जब पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तब माइनस+ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसको आप अगर भूलोगे तो सवाल वहीं गलत हो जाएगा। तो याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक जो होता है वो उसके बगल में रहता है। जो बोले आपसे कि इसका गुणांक बताओ तो वो उसके बगल में होगा। तो देखिए x² का गुणांक इसमें से देख के बताइए क्या है, प्लस का a है, +a है। देखिए अब प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माइनस होता का तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है, प्लस लगाए तो प्लस का b है। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है। तो चलिए ये समझ गए कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो आगे देखते हैं। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का गुणा करते हैं। तो देखिए इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a का गुणा करते हैं आप c से। फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले ये काम किया जाता है। इक्वेशन देखिए आपने, सबसे पहले यही काम कीजिए कि a का c से गुणा कीजिए। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सवाल इतने बड़े भी होते हैं कि बार बार आपको ax² + bx + c
लिखेंगे तो टाइम भी जाएगा आपका। तो चलिए लिख देता हूँ मैं। तो चलिए इससे आप लोग इसको कंपेयर करके बताइए कि ए की जगह क्या है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है -5 है, सी की जगह क्या है 6 है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ए का सी से गुणा करना है। तो ए कितना है 1 है, x² के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो 1 का 6 से गुणा करिए। 1 का जब आपने 6 से गुणा किया तो 6 आया। अब सुनिए, अब 6 आ गया। अब आपको ये जो गुणा है ये मन में करना है। अभी तो ये 1 था यहाँ पे, तो आपने जब इससे गुणा किया तो यही चीज़ आ गई। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो 2 का गुणा जब आप इससे करते तो 12 आ जाता। लेकिन आप यहाँ 12 लिख ना देते, इसको ऐसे ही रहने देते। तो सुनिए, आपको गुणा सिर्फ मन में करना है। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों गुणा करते हैं। तो सुनिए, मल्टीप्लाई अब आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यहाँ 2 होता तो मल्टीप्लाई करते 12 आता, तो आप 12 का एलसीएम लेते। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करने 6 आ रहा तो आप 6 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्यों लेते हैं ये जान लीजिए। एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि अब आपको वो 2 नंबर ढूंढने हैं जिसको, ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आ जाए, और उन दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट, जोड़ने या घटाने, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। जोड़ने या घटाने के बाद ये नंबर आ जाए, ये वाला x का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, ये नंबर आ जाए। माइनस और प्लस के साथ है, जैसे ये माइनस का दिया हो तो जोड़ने घटाने पे माइनस ही आए, प्लस का ना आ जाए, वरना गलत हो जाएगा। तो चलिए पहले 2 नंबर ढूंढ लेते हैं। वो 2 नंबर ढूंढने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 6 का एलसीएम ले लीजिए। 6 का एलसीएम लिया तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। तो देखिए 2 एक नंबर मिलेगा। आपको 2 नंबर ढूंढने, एलसीएम में नंबर ढूंढना ही सबसे बड़ी बात होती है। इस सवाल में से वो 2 नंबर अगर आपको मिल जाए, बाकी चीज़ रट्टा मार लेनी है आपको, हर सवाल में वही चीज़ होगी। तो देख लीजिए, फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फैक्टराइजेशन की मदद से निकालनी हो तब की। हर सवाल में मतलब कि अलग अलग मेथड भी होते हैं। तो आपको वो 2 नंबर मिल गए, देखिए एक हो गया 2, एक हो गया 3। ऐसे ही करके देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब बात आती है कि माइनस का 2 हो, माइनस का 3 हो, कि प्लस का 2 हो, माइनस का 3 हो, क्योंकि साइन तो आपको माइनस का लाना है, और जबकि आप जोड़ने जा रहे हैं इसलिए साइन पे ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ की सबसे आसान ट्रिक एक सीख लीजिए। पहले तो x² लिख लीजिए यहाँ पे इस लाइन में, x² लिखा यहाँ पे, पहली लाइन है ये, वो कटी हुई है ऊपर, पहली लाइन x² लिख लिया। दूसरी -5 माइनस, यहाँ आप साइन देख लीजिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पे माइनस का x लिख लीजिए। अगर यहाँ माइनस लगा होगा तो ही आप यहाँ -x लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस लगा होता है और कहीं भी माइनस लगा होता है तो आप यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे अगर माइनस तभी लिखेंगे अगर यहाँ माइनस हुआ, वरना आप लोग यहाँ माइनस नहीं प्लस ही लिखेंगे। तो माइनस का x हो गया, ब्रैकेट लगाइए, फिर वो 2 नंबर लिखिए। वो 2 नंबर जोड़ने या घटाने पे आ रहे हैं कि ऐड करने पे आ रहे हैं? तो जोड़ने पे आ रहे हैं, तो 2 + 3 लिखा, तो 2 + 3 लिखा +6 बराबर 0। वैसे ही ब्रैकेट लगा लीजिएगा। तो x², तो देखिए अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2x हो गया, और ये प्लस का 3 है तो ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा।
फिर +6 बराबर 0 वैसे ही। अब यहाँ पे कॉमन लेना है आपको। देखिए कॉमन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो आप कॉमन ले रहे हैं उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा अंदर क्या बचा है। तो देखिए यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे तो एक ही बार है, तो जो सबसे कम बार जहाँ पे होता है उतना ही कॉमन लेते हैं। तो आप कितना कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, 2 2 को पकड़िए, 4 फंक्शन है, 2 मतलब 4 चीज़ें हैं, तो 2 लोगों को एक बार इसको एक बार इसको अलग अलग पकड़िए। तो देखिए यहाँ से x कॉमन आया तो ब्रैकेट लगाया, तो 2x था तो 1x गया तो x बचा, और यहाँ पे एक ही x था, x चला गया तो 2 बचा, माइनस लगा था बीच में। अब देखिए, अब समझिए कि यहाँ जो चीज़ आई है आपको ये वाले ब्रैकेट में भी सेम चीज़ लानी है। बस इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि आपको इस ब्रैकेट में भी सेम चीज़ लानी है कि कुछ भी करके। तो देखिए अगर आप यहाँ पे -3 कॉमन ले लेते हैं तो x - 2 कॉमन आ जाता है, मतलब x - 2 अंदर बच जाता है। तो देखिए कैसे, -3 अभी आप देखिए कि इससे ये बन जाएगा, -3 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, ऊपर -3x लिखा है, और फिर -3 का -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। कॉमन लेना तो आपने सीखा ही होगा अब आज तक। तो बराबर 0 लिख दिया। उसके बाद देखिए अब एक बार ये जो इन दो ब्रैकेटों में सेम चीज़ क्यों ली जाती है कि यहाँ से भी कॉमन मिल जाए। तो देखिए x - 2 कॉमन है दोनों जगह, तो x - 2 एक ब्रैकेट में और ये वाला और इसको जोड़ के मतलब x - 3 बचा तो वो दूसरे ब्रैकेट में, बराबर करके 0। x - 2 बराबर 0 एक बार x - 2 बराबर 0 और एक बार x - 3 बराबर 0। तो एक बार देखिए बराबर 0 हुआ तो 2 उधर गया, तो x की वैल्यू कितनी 2 आ गई, और एक बार x की वैल्यू 3 आ गई। तो बस यही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन की मदद से जो सॉल्व होते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना।